हम स्टडी कर रहे हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन को। इस वीडियो में हमारा अभी मूल सब्जेक्ट जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के सिद्धांत, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया। एक बार फिर से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को देख लें। अगर हमारे पास एक आउटपुट और दो इनपुट है, मीन्स दो आगत है और एक उत्पाद है, तो हमारा प्रॉब्लम इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा, उत्पाद फलन के द्वारा, ये y के बराबर है। तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गया। इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको दो भाग में डिवाइड कर दे सकते हैं। ये जो हो गया सो हमारा कॉस्ट हो गया। सो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस्ट को जितना संभव कम कर सकें उतना हमें कम करना चाहिए। और एक बार जब हम कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम लिख दूं, तो अगर हम मिनिमाइज कर रहे हैं W1 x1 प्लस WX2 और इसको हम x1 और x2 के सापेक्ष में मिनिमाइज कर रहे हैं, तो हम x1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, x2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और ये 0 हो जाएगा। बट इसका परिणाम ये होगा कि हमारा आउटपुट भी 0 हो जाएगा। तो फर्म अपना पर्पस ही सर्व नहीं करेगा। फर्म इसलिए तो है कि वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो हमें ये जरूरी है ये देखना कि ये अंडर द कंस्ट्रेंट हो, एक कंस्ट्रेंट हो कि f(x1) और x2 जो है, प्रोडक्शन जो है, कम से कम y से ज्यादा हो। तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें मिलेगा, जो कॉस्ट मिलेगा, ये W1, W2 और y का फंक्शन होगा। मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि कॉस्ट जो मिलेगा, ऑप्टिमल कॉस्ट, मिनिमाइज्ड कॉस्ट, न्यूनतम कॉस्ट जो है, लागत जो है, वो W1 और W2 और y का फंक्शन होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम फर्म की सोचें तो फर्म यहाँ पे एक मार्केट से इनपुट 1 खरीद रहा है, किसी मार्केट से इनपुट 2 खरीद रहा है, और W1 एंड W2 तो दिए हुए हैं। हम मान सकते हैं कि उस फर्म का W1 और W2 पे कोई उसका कंट्रोल नहीं है, वो इसको बदल नहीं सकता है। तो हमारी एक कह सकते हैं कि हमारा तब कॉस्ट बेसिकली जो कि फर्म के कंट्रोल में है, वो C एज अ फंक्शन ऑफ Y। तो हम अपने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मैक्सिमाइज करें Y के सापेक्ष में और यहाँ लिखें PY जो कि रेवेन्यू है ना। P एक यूनिट आउटपुट का प्राइस, Y अमाउंट ऑफ आउटपुट है, तो PY टोटल रेवेन्यू हो गया, है ना, माइनस इसको C ऑफ Y लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारा बदल जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक कॉस्ट मिनिमाइजेशन से, लाभ न्यूनतमीकरण से। ये है मिनिमाइज, और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो ही इनपुट हैं। इनपुट 1 के एक यूनिट का प्राइस W1 है, और अगर x1 लिया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए तो टोटल खर्च इनपुट 1 पे W1 x1 होगा और इनपुट 2 पे W2 x2 होगा, जहां W2 एक यूनिट ऑफ इनपुट 2 का प्राइस है। और हमें ये मिनिमाइज करना है x1 x2 के सापेक्ष में, सच दैट f(x1) x2 जो है ये y या y से बड़ा रहे। अच्छा, एक आपको मैं याद दिला दूं कि ये प्रॉब्लम नया प्रॉब्लम नहीं है। हमने कंज्यूमर साइड में भी कुछ ऐसा कर रखा है। हमने कहा किया था एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, वहां पे हमारा क्या प्रॉब्लम था? हमारा था कि कौन सा बंडल ये कंज्यूमर, है ना, उपभोक्ता कौन सा बंडल खरीदे कि उसे कम से कम दाम पे, कम से कम खर्च पे U लेवल का यूटिलिटी मिल जाए। तो वहां पे हमने प्रॉब्लम रखा था मिनिमाइज P1 x1 प्लस P2 x2 मिनिमाइज विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। यहाँ पे जो x1 एंड x2 जो है वो इनपुट बंडल है। ये बंडल का यूज किया जा रहा है y प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि y जो है x1 और x2 का फंक्शन है।
यहाँ पे x1 और x2 जो है एक कंजम्पशन बंडल है, ये जो है कंजम्पशन बंडल है। और ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि उपभोक्ता को एक यूटिलिटी मिल रही है इस बंडल का कंज्यूम करने से। और यहाँ पे भी यही है कि आपका u x1 और x2 जो है सो कम से कम u0 और u से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक तरीके से देखें कि ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम जैसा ही है। दोनों में यहाँ पे W1 W2 है, यहाँ पे P1 P2 है, यहाँ पे F और Y है, यहाँ पे U and U है। इस तरह का आपको बदलना चाहे तो यहाँ U0 भी रख सकते हैं, बट कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोनों हमें एक ही तरह का प्रॉब्लम मिलता है। तो हमारे लिए अगर मैथमेटिकली सोचें तो ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम नया नहीं है। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा समय इस पे नहीं स्पेंड करूंगा, थोड़ी बात करूंगा कॉस्ट मिनिमाइजेशन के इस मैथमेटिकल टेक्निक की। और आपको इस जो है एक बार आप फिर से एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन वाले वीडियो देख लीजिए, आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अब हम फिर प्रोसीड करेंगे पुराने तरीके से। हम यहाँ पे लिख देंगे कि W1 x1 प्लस W2 x2 इज इक्वल टू C है। ये C 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ये C बदल सकता है। तो अगर ध्यान दें तो ये जो है एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, सरल रेखा को ये बताता है। इसको हम रीराइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C बाई W2 माइनस W1 बाई W2 x1। ठीक है, तो ये हमें एक सरल रेखा मिल गई। C बाई W2 एक वर्टिकल इंटरसेप्ट है, W1 बाई W2 ये स्लोप ऑफ द लाइन है ना। हमने यही तो पहले डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन का इक्वेशन है जहाँ पे m स्लोप है और c वर्टिकल इंटरसेप्ट है। तो c की जगह पे यहाँ पे हमें c बाई W2 मिल रहा है और m की जगह पे माइनस W1 बाई W2 मिल रहा है। तो अगर हम माइनस W1 और W2 पे ध्यान दें, W1 कभी निगेटिव नहीं हो सकता है एंड W2 कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो W1 बाई W2 पॉजिटिव है और माइनस लगाने से ये होल थिंग निगेटिव हो जा रहा है। तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, निगेटिव मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ ढलता हुआ लाइन है। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। ये हो गया आपको x1, ये हो गया x2 और ये हो गया आपको c बाई W2 माइनस W1 W2 बाई x1। अब अगर आप c को चेंज कर दें, c को बढ़ाएं, तो हमारा इंटरसेप्ट बड़ा हो जाएगा और ये लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। और अगर c को घटाएं तो अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हमें ये जो लाइन मिल गए, इसको हम लोग आइसोकॉस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर इस केस में हमें लाइन मिल रहा है बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है सो लाइन ही मिले, तो इसको हम आइसोकॉस्ट कर्व कहेंगे जब ये लाइन नहीं होगा। जब लाइन होगा तभी भी आइसोकॉस्ट कर्व कह सकते हैं, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं समलागत वक्र, या इसको हम समान लागत भी कह सकते हैं। सम लागत की जगह पे समान लागत कह सकते हैं, है ना। समान लागत वक्र हमें यहाँ पे मिल गया। सो ये तो एक साइड की बात हो गई। अब हम दूसरा साइड जो है यहाँ पे, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा fx1 x2 जो है ये y या y से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब अगर हम y इज इक्वल टू fx1 x2 का हम अगर कर्व ड्रॉ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक आइसो क्वांट मिल जाएगा। क्वांट मिल जाएगा। आइसो क्वांट को हिंदी में हमने सम उत्पाद या समोत्पाद कहा था, है ना। समोत्पाद वक्र मिल जाएगा। और इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होना चाहिए, क्योंकि हम कहेंगे अगर x1 बढ़ा रहे हैं तो और x2 को नहीं बदल रहे हैं, x1 बढ़ा रहे हैं और x2 को नहीं बदल रहे हैं, तो y बढ़ना चाहिए। उसी तरह से अगर x1 को नहीं बदल रहे हैं और x2 बढ़ा रहे हैं तो भी y बढ़ना चाहिए। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद दोनों का पॉजिटिव है।
इस केस में ये कर्व जो है सो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अगेन ये बड़ा सिमिलर है यूटिलिटी उपयोगिता फलन जैसा, तो हमें सिमिलरली ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ वक्र मिल जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या एम है कि चूंकि हमारा उत्पादन अगर कहिए ये y के बराबर है, इसको यहाँ पे लिख लें y के बराबर है, तो ये सारा संभव है, हम यहाँ पे कहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम हमें y प्रोड्यूस करना है ना। y से ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम y प्रोड्यूस करना है। और आइडिया क्या है कि हम ऐसे आप प्रोड्यूस करें कि हमारा कॉस्ट कम से कम हो। तो एम है कि हमें इस डायरेक्शन में आए, क्योंकि इस डायरेक्शन आने में हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा जहां पे हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। हम और इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकते, क्यों? क्योंकि तब y प्रोड्यूस करना संभव ही नहीं हो पाएगा, हमें y तो कम से कम प्रोड्यूस करना ही है। और यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट हो रहा है, तो यहीं पे हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो रहा है। तो इस ग्राफ से क्लियर है कि दोनों जो वक्र हैं, हमारा एक आइसो कॉस्ट लाइन है जो कि वैरी कर रहा है, परिवर्तनशील है, ऐसे ऐसे वैरी कर रहा है ना। तो हमें कम से कम वाला खोजना है, मतलब हमें इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। और दूसरा जो है हमारा आइसो क्वांट है, और ये आइसो क्वांट कोई ऐसा वैसा आइसो क्वांट नहीं है, एक पार्टिकुलर आइसो क्वांट है जिसको y के लिए हमने ड्रॉ किया हुआ, ये हमारा ऐसा है। तो हमें कहीं इस डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में होना है, तो दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसका मतलब है कि जो ये आइसो क्वांट है इसका स्लोप यहाँ पे, और आइसो कॉस्ट लाइन जो कि टेंजेंट है वहां पे, दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो आइसो कॉस्ट लाइन का तो स्लोप हमने निकाला हुआ है, आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप है -W1/W2। यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ ऑल आइसो कॉस्ट लाइन, ये हो गया -W1/W2। दूसरी बात है कि आइसो क्वांट का क्या स्लोप होता है, आइसो क्वांट का स्लोप, क्वांट स्लोप ये क्या होता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये होता है -MP1/MP2, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमने यूटिलिटी के साइड किया हुआ, एक बार फिर से हम देख ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे हमारा आइसो क्वांट है ना। हम ये भी पहले एक और बात समझ लें कि हमारा आइसो क्वांट ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा वाई प्रोडक्शन है और यहाँ पे भी वाई प्रोडक्शन है। इसका मतलब हम जो है कुछ इनपुट्स को वेस्ट कर रहे हैं, फ्री डिस्पोजेबल अलाउ है। लेकिन आइसो क्वांट क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन हमारा बंडल x1 एंड x2। तो निसंदेह यहाँ पे कुछ बर्बादी हो रही है, तो इसलिए संभव नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। तो अगर हम इधर थोड़ा सा बढ़ गए, x1 बढ़ा दिया हमने, है ना, x1 डेल्टा x1 बढ़ा दिया, तो हमारा उत्पाद जो है MP1 डेल्टा x1 बढ़ जाएगा। क्यों? MP1 वो दर है, मार्जिनल प्रोडक्ट 1 के विथ रेस्पेक्ट टू 1 एक दर है जिससे हमारा आउटपुट बदल रहा है अगर हम इनपुट बदल रहे हैं। इनपुट 1 डेल्टा x1 बदल रहे हैं और MP1 दर है, तो टोटल चेंज MP1 प्लस डेल्टा x1 होगा। उसी तरह से यहाँ वापस आने में हम x2 बदल दे रहे हैं, तो MP2 डेल्टा x2 होगा और बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वापस हम लोग उसी आइसो क्वांट पे चले आ रहे हैं। तो हमारा डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1, ये हमारा रहा डेल्टा x2, ये रहा डेल्टा x1। ये जो स्लोप हमें मिलेगा ये हमेशा -MP1 डिवाइडेड बाई MP2 होगा। और ऐसा ही कुछ हमें एक्सपेंडिचर कंज्यूमर साइड में भी ऐसा ही हमें कुछ मिला था। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया संतुलन का को बताने के लिए जो हमें है, इष्टमीकरण के लिए जो क्राइटेरिया है, संतुलन नहीं है अभी यहाँ पे, इष्टमीकरण है, तो वो हमें मिल जाएगा -W1/W2 इज इक्वल टू -MP1/MP2,
और ये हमें बराबर होगा MP1 बाई W1 MP2 बाई W2। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक बात है कि ये एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है, हम लोग ऐसी चीज पहले भी निकाल चुके हैं, है ना। अगर हमें उत्पाद बढ़ाना है तो हम गुड 1 को बढ़ा इनपुट 1 को बढ़ा के उत्पाद बढ़ाएं या इनपुट 2 को बढ़ा के उत्पाद बढ़ाएं। अगर 1 रुपए खर्च करते हैं इनपुट 1 को बढ़ाने के लिए तो हमें 1/W1 मिलेगा और आउटपुट बढ़ेगा कितना, MP1 डिवाइडेड बाई W1। उसी तरह 1 रुपया अगर हम W2 पे खर्च गुड 2 पे खर्च करें, इनपुट 2 पे खर्च करें तो हम इनपुट 2 की मात्रा बढ़ा सकते हैं 1/W2 और इनपुट 1 की मात्रा इतना बढ़ने से आउटपुट कितना बढ़ेगा, MP2 मल्टीप्लाइड बाई W2। तो इक्विलिब्रियम में ये जो बढ़ने वाली मात्रा है दोनों बराबर होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप गुड 1 के थ्रू बढ़ा रहे हैं या गुड 2 के थ्रू बढ़ा रहे हैं। यही हमारा इंटरप्रिटेशन है इस ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया का। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि क्या होगा जब W1 बढ़ जाएगा और W2 नहीं बदलेगा। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, W1 बढ़ेगा तो माइनस W1 बाई W2 जो कि आइसोक्वांट का स्लोप है वो जो है ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे आपको अगर याद होगा एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन से, तो W1 बढ़ने से हमें ऑप्टिमल पॉइंट कुछ इधर मिलेगा, है ना। और मैं जानबूझकर यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि एक तरह से रिपीटिशन हो जाएगा। हमने एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन में ऐसा कुछ किया हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस जाकर उसको देखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x1 कम हो जाएगा और x2 बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस चीज को हम थोड़े डिफरेंट टेक्निक से देखेंगे, क्या होगा जब हमारा W1 और W2 बदल रहा है ना। सो कुछ हम नई चीज भी सीखेंगे, हम नए तरह से इस प्रॉब्लम को देखना भी सीखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि ओरिजिनली हमारा जो प्राइस है वो गुड 1 का इनपुट 1 का W1 नॉट है, 0 है, ठीक है। और गुड 1 जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन, दोनों केस में कहिए हम Y जो है Y प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम जो सेम ही है, मिनिमम ऑफ W1 X1 प्लस W2 X2, मिनिमाइज करना है X1 और X2 के सापेक्ष में, सच दैट कि कम से कम हम जो है Y प्रोड्यूस कर सके। अब हम इस प्रॉब्लम में, ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है उसमें अब हम कह रहे हैं कि दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन लेते हैं कि हमारा W1 जो है W1 O के बराबर है। O आप समझ सकते हैं कि ओरिजिनल और बिगनिंग के लिए है, और यहाँ पे जो हम X1 यूज कर रहे हैं वो X1 नॉट है, सॉल्व किया हुआ, ये ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ X1 है। उसी तरह दूसरे इनपुट का प्राइस जो है सो W2 0 है और ऑप्टिमली जो है, जो कि सबसे हमें कम कॉस्ट दे रहा है Y प्रोड्यूस करने के लिए, वो X2 0 है। अब मार्केट में W1 बदल गया और W2 बदल गया, उसको हम लिख लें। फाइनली क्या हो गया कि W1 नॉट जो है सो W1F हो गया, इसको F फाइनल के लिए मान ले सकते हैं, और W1F हो गया। और जब ऑप्टिमल अमाउंट जो हम यूज कर रहे हैं जो कि कॉस्ट को सबसे कम कर देता है वो है X1F। उसी तरह से W2 नॉट बदल के W2F हो गया और ऑप्टिमल गुड 2 जो यूज कर रहे हैं वो X2F। चूंकि हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉस्ट Y प्रोड्यूस करने का W1 नॉट X1 नॉट प्लस W2 नॉट X2 नॉट है, ये हमेशा अगर इन प्राइसेस पे W1 नॉट और W2 नॉट प्राइसेस पे कोई और कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट यूज कर रहे होंगे तो हमेशा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इसको लिख लें कि W1 और यहां पे ये वाला यूज कर लें, X1F W2 नॉट X2F, क्योंकि ये X1 नॉट और X2 नॉट कॉस्ट मिनिमाइज कर रहा है। उसी तरह से दूसरे केस में लिख लें कि अब हमारा इनपुट प्राइस W1FN एंड W2F है और यहाँ पे हम X1F और
X2F यूज कर रहे हैं। कॉस्ट इस केस में हमेशा कम होगा जब हम नए प्राइसेस के साथ पुराना कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और या कोई और भी इनपुट यूज कर लें। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं W1F X10 प्लस W2F X20, इसको लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए A कह दें, इसको B कह दें। B को हम एक दूसरे तरीके से लिख लें, इस पूरे राइट हैंड साइड, दाहिने साइड जो चीज है उसको बाएं साइड ले आए और बाएं साइड जो चीज है उसको दाएं साइड ले जाएं। तो चूंकि बाएं साइड चेंज होगा तो एक निगेटिव का साइन चला आएगा, हमें मिलेगा माइनस W1F X10 माइनस W2F X20। और ये जो है दूसरे साइड जा रहा है, यहां पे भी हमें निगेटिव साइन मिलेगा, माइनस W1F X1F माइनस W2F X2F। इसको हम लोग C कह दे सकते हैं। B और C इक्विवेलेंट है, ओनली साइड चेंज किया हुआ है ना, ओनली साइड चेंज किया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं कि A को C से जोड़ दें, A को C से जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे X10 है, यहाँ पे X10 है, X10 को कॉमन ले लेंगे, W10 माइनस W1F मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे X20 है A में और C में X20 है, तो X20 को कॉमन ले लें, X20 को कॉमन ले लेंगे तो W20 माइनस W2F मिलेगा। अब दूसरे साइड चले आते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हुआ। अब राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे X1F है, यहाँ पे भी X1F है, तो X1F को कॉमन ले लेते हैं, ये मिल जाएगा W10 माइनस W1F। उसी तरह यहाँ पे X2F है, यहाँ भी X2F है, तो X2F को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर चले आए, X2F को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे मिलेगा W20 माइनस W2F। तो ये इनइक्वालिटी हमें मिल जाएगी A और C को ऐड करने से। अब सारी चीजों को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये और ये कॉमन है, क्योंकि X1F ये टर्म दूसरे साइड जा रहा है तो एक निगेटिव टर्म आ जाएगा। सो X10 माइनस X1F मल्टीप्लाइड बाई W10 माइनस W1F प्लस X20 माइनस X2F मल्टीप्लाइड बाई W20 माइनस W2F। मैं आपको सलाह दूंगा कि वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी सॉल्व करने का प्रयास करें। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं डेल्टा x, है ना, और इसको हम माइनस डेल्टा x भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल जो है सो निगेटिव है, और तो इसको माइनस डेल्टा x लिख सकते हैं, जहां पहले कहिए डेल्टा x हम डिफाइन कर लें, X1F माइनस X10, सो माइनस डेल्टा x1। उसी तरह x2 डिफाइन कर लें, X2F माइनस X20। उसी तरह से डेल्टा W1 डिफाइन कर लें, जो कि हो जाएगा W1F माइनस W10, और यहाँ पे डेल्टा W2 डिफाइन कर लें, जो कि हो जाएगा W2F माइनस W20। सो इन चारों चीज़ों को अगर हम यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हो गया माइनस डेल्टा x1 और ये हो गया माइनस डेल्टा W1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा x1 डेल्टा W1। उसी तरह यहाँ मिल जाएगा डेल्टा x2 डेल्टा W2, ये जो है 0 या 0 से कम होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने निकाला है। हमने सिर्फ बहुत सिंपल ये एज्यूम किया है कि फर्म कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमने कुछ एज्यूम नहीं किया है। हम ये देख रहे हैं कि अगर इनपुट प्राइस बदलेगा और हम सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट चाहते हैं तो हमारा इनपुट कैसे बदलेगा, ये हमने यहाँ पे निकाला है। अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि W1 के बदलने से X1 कैसे बदल रहा है,
तो उसके लिए हम एज्यूम कर ले सकते हैं कि W2 भाई चेंज ही नहीं हो रहा है, ये 0 है। अगर ये एज्यूम कर लिया कि W2 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा x1 डेल्टा W1 लेस देन और इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब क्या है कि अगर W1 ऊपर जाएगा तो x1 को नीचे आना होगा, क्योंकि तभी निगेटिव ये हो सकता है जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, दोनों एक साथ निगेटिव होंगे तो ये फिर भी ग्रेटर देन वो 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि x1 एवं W1 जो है डिफरेंट डायरेक्शन में बदल रहे हो, एक बढ़ रहा हो तो दूसरा घट रहा हो। यही चीज हमने ग्राफ के माध्यम से यहाँ निकालने की कोशिश की थी कि अगर हमारे आइसोकॉस्ट जो हैं उनका स्लोप चेंज हो जाए तो हमें, अगर ऐसा स्लोप हो जाए तो हमें यहाँ पे ऑप्टिमल बिन मिलेगा। तो यहाँ हमने स्लोप ऐसे चेंज किया है कि -W1/W2 ये जो वाला वैल्यू है W1 और W2 बढ़ जा रहा है। ये दो कारण से बढ़ जा रहा है, या तो W1 बढ़ रहा है या W2 घट रहा है, दोनों में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक बिल्कुल नई तरीके से ये निकाला है कि x1 और W1 दोनों दो डायरेक्शन में बदल रहे होंगे।